नमस्कार, मैं शिवानी आप सभी के सामने तथास्तु आईसीएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपस्थित हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तथास्तु के हिंदी परिवार में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी 6 दिसंबर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो द हिंदू में है। आइए देखते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अपने पास आज। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि तथास्तु में प्री श्योर टेस्ट सीरीज चल रही है जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्प कर सकती है 15 दिसंबर से। और वही दूसरी तरफ जीएस फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से, जिसका मॉर्निंग बैच स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ पीएसआईआर का ऑप्शनल जो कि लिया जाएगा मनोज सर के द्वारा, है ना। 28 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगा। तो आप एक बार इसको विजिट करिए और देखिए कि आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। देखते हैं क्या है आज हमारे पास। 2 न्यूज़ है। पहला है पश्चिम अफ्रीका पर भारत का रणनीतिक ध्यान, है ना। पश्चिम अफ्रीका पर भारत का रणनीतिक ध्यान। प्रधानमंत्री जी की इस बार यात्रा हुई कहाँ पे? नाइजीरिया में, है ना। काफी टाइम बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री नाइजीरिया की विजिट पे गए, राइट। इसके बारे में हम देखेंगे पूरा कि क्या है हमारा और नाइजीरिया के साथ संबंध क्या है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे हम बाकू में जो कोप में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद जो आउटकम निकल के आया वो है हमारा एनसीक्यूजी, है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे एनसीक्यूजी क्या है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, है ना, जिसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से हमारे पर्यावरण को हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। क्या बताती है हमारी पहली हेडलाइन कि पश्चिम अफ्रीका पर भारत का रणनीतिक ध्यान। थोड़ा सा इसका न्यूज़ कंटेक्स्ट देखते हैं क्या है ये कि पश्चिम अफ्रीका यानी विशेष रूप से नाइजीरिया के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी ने महत्वपूर्ण गति पकड़ी है। ठीक है, जिसका प्रमाण क्या निकला है कि प्रधानमंत्री की हाल ही में नाइजीरिया की यात्रा हुई है, जो कि 17 वर्षों में, है ना, भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा है। यानी कि 17 वर्षों में पहली नाइजीरिया की ये यात्रा होगी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि क्या बताता है ये कि देखिए भारत और नाइजीरिया के बीच जो कूटनीतिक संबंध है ना, उनका जो इतिहास है वो कब से 1960 से, है ना, नाइजीरिया की स्वतंत्रता में चला आ रहा है। साथ ही साथ क्या है कि दोनों देश कौन कौन से सदस्य हैं, राष्ट्रमंडल के भी और कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष के, जिसको हम नेम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, जो सहयोग की नींव रखते हैं, है ना। कहीं ना कहीं इन दोनों के मत एक जैसे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक ही संगठन में सदस्य भी हैं, राइट। अगला देखते हैं कि पिछले वर्षों में भारत नाइजीरिया में एक प्रमुख निवेशक के रूप में भी उभरा है। ठीक है, एक निवेशक के तौर पे भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, जो कि क्या बताता है कि जिसका अनुमानित निवेश कितना है, $20 बिलियन है, जो कहाँ पे निवेश किया गया है, फार्मास्यूटिकल में, इंजीनियरिंग में और कहीं ना कहीं दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है अपना। क्लियर है, आगे देखते हैं आगे चीजें कहाँ चलती हैं। देखो अब हम मानते हैं राजनीतिक मान्यता। ये क्या होती है कि प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के दूसरे सबसे बड़े कौन सा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, और ये कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है? पहली चीज तो कि जब कोई एक क्षेत्र विशेष में बहुत बेहतरीन काम करे, साथ ही साथ कोई देश में कोई व्यक्ति है जिससे हम इम्प्रेस होते हैं, या फिर समझ लो कि कोई हमारे दूसरे देश में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब नाइजीरिया का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द फेडरल रिपब्लिकन। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं फेडरल रिपब्लिकन। ठीक है, अब ये किसे दिया जाता है? ये नाइजीरिया का पहली बात तो सबसे बड़ा सम्मान हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा सम्मान है। और दूसरी चीज क्या है, ये किसे दिया जाता है? ये या तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया जाएगा और साथ ही साथ किसे दिया जाएगा, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति को। तो इन दोनों में क्लियर हो गया कि ये जो फेडरल रिपब्लिकन नाइजीरिया का सम्मान है वो सबसे बड़ा सम्मान है। और वही हम बात करेंगे जो मोदी जी को दिया गया है वो कौन सा है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, ये वाला जो सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है? वो हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। और ये सम्मान किसको दिया जाता है? जो क्षेत्र विशेष में कोई बहुत अच्छा काम करे, या फिर हमारे देश में या फिर आसपास लगे देशों में या फिर कहीं भी किसी भी कंट्री में जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, तो उसको हम ये सम्मान दे सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है, दोनों सम्मान में, राइट। आगे देखते हैं जो भारत के बढ़ते वैश्विक कद, राइट, मैं यही बता रही थी आपको, जो भारत के बढ़ते वैश्विक कद और ग्लोबल साउथ के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्लोबल साउथ का मतलब हम समझ रहे हैं कि जो साउथ की दिशा में जो भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपना एक गुट बना रही हैं, है ना, जो कि सहायता मांगती है किससे? जो नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं उनसे, है ना। क्यों माना जाता है कि ये कंट्री ज़्यादा डेवलप है, ये कंट्री थोड़ी अविकसित है, तो ये जो डेवलप कंट्री है वो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज की हेल्प करे, राइट। चलो आगे देखते हैं और क्या रणनीतिक चर्चाएं हुई
कि आतंकवाद, अलगाववाद, है ना, और समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ नाइजीरिया की चुनौती को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय रक्षा उपकरणों की खरीद और बोको हराम जैसे समूहों के खिलाफ संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रयासों सहित सुरक्षा सहयोग के महत्व पर जोर दिया। यानी कि एक कंप्लीट तौर पे एक बोल सकते हैं कि एक सारे एस्पेक्ट को कवर करके यहाँ चर्चा करी गई, जिसमें क्या क्या शामिल था। आतंकवाद शामिल था, जिसमें कहीं ना कहीं बोको हराम की भी चर्चा की, इसको भी हम देखते हैं क्या है। अलगाववाद के बारे में बात की, समुद्री जो डकैती होते हैं उनके बारे में बात की गई, मादक पदार्थों के बारे में बात की, यानी कि सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। अब आगे देखते हैं ये क्या है बोको हराम, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। देखो ये जो बोको हराम है ये क्या है, ये एक उग्रवादी इस्लामी संगठन है। पहली चीज तो पता चली ये है क्या, है ना, उग्रवादी इस्लामी संगठन है ये, पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में हम बात करें तो ये कौन से एरिया में है। देखो ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये पूरा, है ना, ये जो सहगल का रीजन क्षेत्र पूरा ये वाला, ठीक है, इस एरिया में कहीं ना कहीं बोको हराम की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक, दूसरी चीज ये है, पहली चीज तो इस्लामी संगठन हो गया, ये इस्लामी संगठन हो गया। और मांग क्या है इनकी, तो मांग ये करते हैं कि जो पश्चिमी शिक्षा है ना, उसका ये विरोध करते हैं कि हमें पश्चिमी शिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो अपने जो धर्म से रिलेटेड ज्ञान है आप वही ज्ञान हमें दो, हमें पश्चिमी शिक्षा से कोई लेन देना नहीं है। पहली दूसरी चीज हो गई संगठन कैसा संगठन है, दूसरी चीज इनकी मांग क्या है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो संगठन है ये कहीं ना कहीं अब दिखता है किन घटनाओं में, आतंकवादी जो घटना होती है ना उनमें इसका निर्लिप्त हुआ देखा गया है, आतंकवादी घटनाओं में, राइट। इसलिए ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये मांग तो ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी सोच अपने साथ रख सकते हो, आपको किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर लेकिन जब आप आतंकवादी क्रियाओं में निर्लिप्त हो तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोको हराम की चर्चा की, इसलिए हमने यहां देखा कि बोको हराम बेसिकली है क्या। चलो आगे देखते हैं हम, आगे चीजें कहां जाती है। थोड़ा सा इस रीजन के बारे में बात करते हैं, सहगल रीजन क्या है। देखो ये जो सहगल रीजन है ये कहां से कहां तक है, ये सेनेगल से लेके कहां तक है, जिबूती तक, पहली चीज तो, ठीक है। ये हम देख रहे हैं सारा डेजर्ट वाला पूरा जो एरिया लगता है वो कहीं ना कहीं ये उसके किनारे पर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, सहगल। सहगल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। अपनी हिंदी भाषा में देखा जाए तो साहिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पर इतना ज्यादा मीनिंग पे नहीं जाना, हम सिर्फ समझते हैं कि ये किनारे पे लग रहा है सारा डेजर्ट के, तो इसलिए इसको सहगल बोलता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें जो नदी निकलती है वो कौन सी है, नाइजर। और झील कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झील है चार झील, राइट, चार झील, हाँ, ठीक है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, कहां से कहां तक है, जिबूती से सहगल तक, कौन सी नदी, नाइजर, झील कौन सी, चार झील है, ठीक है। और क्यों कहते हैं इसको सहगल, क्योंकि ये जो हमारा सारा रेगिस्तान लगता है उसके किनारे पर स्थित है, क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, अर्धशुष्क होगी, है ना, अर्धशुष्क होगी। नाइजर नदी है फिर भी, लेकिन यहाँ की जलवायु तो अर्धशुष्क होगी ना, क्योंकि यहाँ पूरा रेगिस्तान वाला एरिया लग रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया सहगल क्षेत्र के बारे में। चलो आगे देखते हैं आगे क्या बता रही हैं चीजें। और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र इसलिए और ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ आतंकवादी घटना, जैसे अभी हमने इस वाले संगठन के बारे में बात करी थी, बोको हराम के बारे में, तो इस वजह से ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब रणनीतिक चर्चाओं पे देखते हैं हम। हाँ, रणनीतिक चर्चा अपनी हो गई। अब हम बात करते हैं आर्थिक संकट पे। आर्थिक संकट क्या बताता है कि व्यापार गतिशीलता, ये क्या है, भारत और नाइजीरिया के बीच, है ना, द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि दो तरफा जो व्यापार था वो 2022 में लगभग कितना, 14.9 बिलियन डॉलर का था, ठीक है, जिसमें भारत अफ्रीका में नाइजीरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, साझेदार है, था नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। हालांकि 2022-23 में, ठीक है, व्यापार की मात्रा घटकर कितनी हो गई, 11.8 बिलियन डॉलर, जिसका मुख्य कारण क्या था कि नाइजीरिया से तेल आयात में कमी हो गई। अब हमने क्या किया, हमने अपना जो व्यापार था नाइजीरिया से थोड़ा सा कम हो गया। अब कमी के कारण क्या हो सकते हैं, कमी के कारण देख लेते हैं, ठीक है। हम तेल आयात कर रहे थे नाइजीरिया से, है ना, कमी के कारण सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो किससे हुआ है कि हम तेल आयात कर रहे थे। अब क्या हुआ, हमने वो तेल आयात क्या कर दिया, कम कर दिया। अब आयात कम करने के पीछे कारण क्या थे, सबसे पहला कि जो तेल की कीमत में कमी, कीमत में कमी। अब ये कीमत में कमी कहां हुई, रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, है ना, तो क्या हुआ, इस क्षेत्र से हमको तेल कैसा मिला,
कम कीमत पे मिलने लग गया। तो हमने क्या किया, नाइजीरिया को छोड़ के हमने कहाँ से तेल आयात करना शुरू कर दिया, यहाँ से कर लिया, इसलिए नाइजीरिया से हमने थोड़ा सा व्यापार अपना थोड़ा कम हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अन्य स्रोतों पर निर्भरता। अन्य स्रोतों पर निर्भरता मतलब अब सिर्फ तेल वगैरह भी नहीं, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, हम इन सारी चीजों से भी एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिपेंडेंसी है वो क्या अन्य स्रोतों पे पहुंच गई, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे नाइजीरिया के साथ व्यापार है वो कम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो कितने बिलियन डॉलर, 11.8 बिलियन डॉलर कम रह गई। ये डाटा इतना जरूरी नहीं है पर लेकिन क्यों कम रह गई ये ज्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं निवेश परिदृश्य। ये क्या है कि नाइजीरिया में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं जो लगभग 20 बिलियन डॉलर के निवेश में योगदान देती है। ठीक है, यानी कि काफी अच्छे रिलेशन है कि अगर हमारी कंपनियां नाइजीरिया में जाके काम कर रही हैं तो अच्छी बात है ये। तो आगे देखते हैं कि सितंबर 2023 में राष्ट्रपति कौन टिनुबू की भारत यात्रा के दौरान भारतीय निवेशकों ने नए निवेश में लगभग कितना 14 बिलियन डॉलर का वादा किया, जिससे क्या हुआ कि जिंदल स्टील एंड पावर की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता शामिल है। ठीक है, यानी कि हम एक बहुत बड़ा साझेदार अब नाइजीरिया को अपना बनाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं हम नाइजीरिया का भी मदद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। अब आगे देखते हैं। अब इस कंसर्न के पीछे भी एक और कारण हो सकता है, थोड़ी सी डिस्कस करूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि चाइना भी नाइजीरिया को लेके बहुत इंटरेस्टेड है, वो भी नाइजीरिया में बहुत निवेश कर रहा है, तो हमारा भी बनता है कि हम भी नाइजीरिया में अपना निवेश को बढ़ाएं। ठीक है, अब निहितार्थ देखते हैं क्या है, वो चीजें आगे आएंगी। निहितार्थ तो परिणाम क्या निकले कि भू राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा इसका, कि नाइजीरिया के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी पश्चिमी अफ्रीका में, बात आ गई कि चीन के व्यापक प्रभाव को संतुलित करने के उसके इरादे को दर्शाती है, जिससे इस क्षेत्र में बहुध्रुवीय उपस्थिति को बढ़ावा मिलता है ना। संबंध अच्छे तो हर जगह से होने चाहिए, राइट। दूसरी चीज क्या आती है कि आर्थिक अवसर किस तरह से आए कि द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि से, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग में वृद्धि से रास्ते खुलते हैं, जिससे दोनों देशों में आर्थिक रूप से लाभ होता है ना। एक दूसरे की मदद करेंगे देश तो जाहिर सी बात है आर्थिक लाभ तो हमें होगा ही होगा। तीसरी चीज देखते हैं सुरक्षा सहयोग। वो कैसे कि हम जब जैसे बोको हराम जैसे संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, उनके निदान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा सहयोग की बात हो गई। तो वो आगे यही कहता है कि आतंकवाद, समुद्री डकैती से निपटने में संयुक्त प्रयासों से आम सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए अधिक क्षेत्रीय स्थिरता हो सकती है। कि जब इस तरह की चीजें, आतंकवादी संगठन अगर इस तरह की चीजें नहीं होंगी, है ना, किसी देश में, तो जाहिर सी बात है वहां स्थिरता मौजूद होगी और लोगों का विकास भी होगा, राइट। अब चुनौतियां क्या आएंगी, सबसे पहली चुनौती तो हमें देख ही रही है, कौन सी, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, कि चीन भी कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट नाइजीरिया के प्रति दिखा रहा है, तो हम भी दिखाएं। आगे कि नाइजीरिया में चीन के गहरे आर्थिक संबंध और पर्याप्त निवेश भारत के लिए अपने प्रभाव का विस्तार करने की एक प्रतिस्पर्धी चुनौती, कंपटीशन होगा हम में और चाइना में, राइट। आगे व्यापार असंतुलन का मतलब क्या है कि द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट, साथ ही साथ विशेष रूप से तेल आयात में कमी के कारण मजबूत आर्थिक संबंधों को बनाए रखने के लिए विविधीकरण की आवश्यकता को इंगित करता है। व्यापार असंतुलन ना हो, कहीं ना कहीं हमारे और नाइजीरिया के बीच में व्यापार संतुलन बना रहे, ठीक है, ये हम उम्मीद करते हैं। चलो अब चुनौतियां भी देख ली। आगामी कदम क्या हो सकते हैं कि व्यापार में विविधता लाना, कैसे कि दोनों देशों को तेल के अलावा हमें और चीजों में भी निवेश करना पड़ेगा, है ना। व्यापार और निवेश के लिए नए क्षेत्रों जैसे कौन से, प्रौद्योगिकी हो गया, कृषि हो गया, नवीनीकरण ऊर्जा। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नवीनीकरण ऊर्जा है ना। प्रौद्योगिकी कृषि तो फिर भी हम मदद कर सके, पर लेकिन डिमांड में तो हम बोल सकते हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, खोज करनी चाहिए। और क्या, सुरक्षा संबंधों को मजबूत करो, है ना, कि जो जिस तरह के संगठन वहां काम कर रहे हैं उन संगठनों को जल्दी से जल्दी हटाओ और शांति सुरक्षा की बात करो। साथ ही साथ ऐसे सम्मेलन और ऐसे प्रोटोकॉल पर भी साइन करो जो नाइजीरिया और भारत की, है ना, मदद भी कर सके, ताकि ये जो अस्थिरता है देश में वो दूर हो सके, राइट। देखो, सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए रक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में निरंतर सहयोग महत्वपूर्ण है, ठीक है। और तीसरी चीज, प्रवासी समुदाय का लाभ उठाना। वो कैसे हो सकता है कि नाइजीरिया में भारतीय समुदाय गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक सेतु का काम कर सकता है। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगामी कदम ये समझ में आ गए होंगे। चलो, ये हमारा पूरा हो गया आईआर से रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है प्रीलिम्स का, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो क्या बनता है कि नाइजीरिया के साथ भारत के रणनीतिक जुड़ाव के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। वो विचार कैसे है कि नाइजीरिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $14.9 बिलियन के शिखर पर पहुंच गया। पहला कथन बताता है ये। दूसरा कथन बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये ऑर्डर जो है
है ना, ये जो सम्मान है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज हमें ये याद रखना है कि ये नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा है ना, दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं है ये, दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि पहला तो नाइजीरिया अपने राष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। तो दूसरा कथन ये हो गया। तीसरा कथन क्या बताता है कि भारत और नाइजीरिया के बीच रक्षा सुरक्षा सहयोग में आतंकवाद विरोधी समुद्री सुरक्षा पहल शामिल है। ये बहुत सिंपल है ये सवाल, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद तो उम्मीद है हो जाएगा। चौथा कथन है कि नाइजीरिया चीन की आर्थिक उपस्थिति भारत से आगे निकल गई है, लेकिन जिसमें लेक्की डीप सी पोर्ट जैसी बड़े पैमाने में बुनियादी परियोजनाओं में निवेश किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1 और 3, 1 3 4, 2 3 4 और उपरोक्त सभी, ठीक है। चलो, इस तरह से हमारा एक आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। अब देखते हैं हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है। चलो, ये एक दिन पहले की न्यूज है, ये कल परसों थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिस वजह से हमारा ये टॉपिक रह गया था, तो आज हम इसे कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि अपना कोप सम्मेलन हुआ है ना, जिसमें आउटकम क्या निकल के आया, आउटकम निकल के आया अपना MCQG, ठीक है, परिणाम, इस पर चिंतन। थोड़ा हम MCQG देखते हैं कि ये है क्या, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं। देखो, जब सम्मेलन होता है कई सारे देश बैठते हैं, ठीक है, जिसमें लक्ष्य तय होते हैं और लक्ष्यों के तहत जो भी बातें फिक्स होती है उन पे अमल किया जाता है, ठीक है। अब बात हुई कब, इसको पहली चीज तो कब लेके आए, MCQG को हम लेके आए थे, पेरिस समझौता हुआ था कब, 2015 में, ठीक है, तब इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसको स्थापित करने के बाद फिर अब बात चली कब इसके बारे में, जब अपना बाकू में कौन सा कोप हुआ, कोप 29 हुआ, ठीक है, तब इसको फिर से रिवाइज करने की बात करी गई। तो बेसिकली MCQG एक वो संस्था नहीं बोल सकते, एक साधन हो गया जहां विकसित देश विकासशील देशों को वित्त प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। ओके, सिंपल सी भाषा में MCQG का मतलब ये हो गया। चलो, अब हम न्यूज का कंटेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि नवंबर 2024 में बाकू में आयोजित कोप 29 को वित्त कोप, पहली चीज तो वित्त कोप बोला गया क्योंकि ये जो पूरा सम्मेलन हुआ कहीं ना कहीं इसी चीज पर डिपेंड था कि विकसित देशों को विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से, ठीक है। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, वित्त कोप दे दिया गया। अब के रूप में ब्रांडेड निकाय किया गया था जो जलवायु वित्त के लिए नए परिमाणित, जो हमने MCQG का नाम था उसको हिंदी में बोलते हैं नवीन सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, MCQG पर केंद्रित था। क्लियर है। आगे देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, कौन सा, IPCC। अब देखो IPCC क्या है, ये एक वो संस्था है, ठीक है, वैज्ञानिक संस्था बोल रहे हैं हम इसको। ये वो एक वैज्ञानिक संस्था है जो बताएगी आपको कि अगर आपका जो वातावरण है उसका अगर तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर गया तो किस किन तरह की हमें समस्याओं का समस्याएं को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बताएगी आपको कि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, तो किस तरह के परिवर्तन को हमें देखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि IPCC क्या करती है। तो इस IPCC ने चेतावनी दी क्या, कि यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो इसके परिणाम कैसे होंगे, बहुत ही बुरे होंगे, भयावह परिणाम होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या चली चीजें। अब देखो, ये जो कोप था, ठीक है, इस पर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वित्त की बात की गई और ज्यादातर इनिशिएटिव लेने के लिए किसी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है। अगर इनिशिएटिव लेने की बात भी आए तो कहीं ना कहीं क्या चीजें हो सकती हैं कि विकसित देश विकासशील देशों की मदद करें, है ना, तो इनिशिएटिव पूरे भी होते हैं, सिर्फ कागजी इनिशिएटिव का कोई मतलब बनता नहीं है। चलो आगे देखते हैं पृष्ठभूमि क्या कहती है। अब देखो थोड़ा सा हम ये MCQG की पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये कहाँ से आया और किस तरह से आया। पहले हुआ कैनकन समझौता, कब हुआ, 2010 में। इसमें क्या हुआ कि विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या किया, विकासशील देशों को सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष, अब हमें थोड़े नंबर याद रखने पड़ेंगे, प्रतिवर्ष कितना, $100 बिलियन। सबसे पहले जो फिक्स हुआ था वो हुआ था $100 बिलियन का, ठीक है। अब इस बार जो कोप 29 में है ना, कोप 29 में जो फिक्स हुआ वो कितना हुआ, $300 बिलियन, ठीक है, फिक्स हुआ इतना। और मांग कितनी रखी गई थी, मांग रखी गई थी 1.3 ट्रिलियन की। ये 3 नंबर हमें थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। पहले इतना था जिसको रिवाइज करके 300 कर दिया और मांग कितनी रखी गई थी, 1.3 की, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात आई जब 2010 में कैनकन समझौता हुआ, उसके बाद आया पेरिस समझौता। इसने क्या किया कि पार्टियों ने कैनकन प्रतिबद्धता के आधार पर कितना, 2025 तक MCQG स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की कि हाँ ठीक है, आप बनाओ MCQG जैसा कुछ और उसकी प्रतिबद्धता को फिक्स करो कितने टाइम तक, 2025 तक। अब 2021 में है ना ग्लासगो सम्मेलन हुआ, ग्लासगो में सम्मेलन हुआ कोप 26 का, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या हुआ कि MCQG चर्चाओं के लिए एक तरह कार्य कार्यक्रम की स्थापना की गई जो कब तक चलेगा,
जो चलाया गया कोप 29 तक, ठीक है। अब 21 में बात करेंगे कि नहीं, अब आप इस पे तदर्थ कार्य कार्यक्रम यानी कि तुरंत एक्शन लिया जाए अब इस पे, ठीक है, अब इसमें डिले ना हो, ठीक है। तो वही किया गया और ये कब तक काम करेगा, जब तक कोप 29 तक, यानी कि अभी तक, राइट। अब आगे देखते हैं, अब एनसीक्यूजी का परिणाम क्या है, प्रतिबद्धता देखते हैं पहले इसकी कि विकसित देशों ने, ठीक है, कब तक 2035 तक कितने पैसे मिलेंगे, 300 बिलियन डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें कौन कौन शामिल होगा, सार्वजनिक भी और निजी भी, ठीक है। दोनों स्रोतों के माध्यम से आपको फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, किसको, विकासशील देशों को, ठीक है। अब वित्तीय जरूरतें में बात करते हैं कि विकासशील देशों ने जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने मांगे थे, 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग की। तो 3 नंबर हमें ध्यान रखने हैं, 100 से 300 हुए, 300 से 1.3 हुए, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, आपने जब पैसा मांग रहे हो उससे कम मिलेगा तो प्रभाव तो नेगेटिव ही होंगे। आगे देखते हैं कि अपर्याप्त समर्थन, क्या कि विकासशील देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के लिए उच्च अग्रिम लागतों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होगा कि सीमित वित्तीय संसाधन हरित ऊर्जा अपनाने में परिवर्तनकारी बदलावों में बाधा डालते हैं। अब ये जो हरित ऊर्जा है, ठीक है, इसके लिए टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, वो कहीं ना कहीं आम टेक्नोलॉजी से बहुत महंगी होती है, तो इसके लिए विकसित देशों को सहायता तो करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं हम उच्च ऋण बोझ की। ये क्या है कि ऋण साधनों पर निर्भरता विकासशील देशों के लिए राजकोषीय चुनौती को बढ़ाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव, इसका क्या पड़ेगा कि देखो, सीमित प्रगति पहली कैसे कि प्रतिबद्ध 300 बिलियन डॉलर ने कितने 98 देशों के लिए, कब तक के लिए, 2030 तक के लिए, ठीक है। 5.7 ट्रिलियन की अनुमानित जरूरतों को पूरा करने की संभावना नहीं है। देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि आप जो 300 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हो, ये कौन सा है, ये प्रतिवर्ष है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 2030 तक ये टोटल कितना होगा, 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर होगा, तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप इतने टाइम तक हमें 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर दे रहे हो, तो ये पर्याप्त नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपर्याप्त ही है सभी देशों के लिए, तो आपको धनराशि बढ़ानी पड़ेगी, राइट। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि धीमी प्रगति से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने में चूक होने का जोखिम है। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, आप हमें सहायता नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली कि जो परंपरा के तौर पे चीजें चलती आ रही हैं वही होंगी, और साथ ही साथ क्या होगा, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो गया, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा, और कहीं ना कहीं आईपीसीसी ने फिर हमें बोला भी है कि इसके परिणाम कैसे होंगे, बहुत ही ज्यादा दुखद होंगे। आगे देखते हैं, जलवायु न्याय की अनदेखी, कैसे कि वैश्विक दक्षिण की वित्तीय जरूरतों को कम करके आंका गया है, जो समान भार साझाकरण के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। समान भार साझाकरण मैं पहले बता चुकी हूँ कि मतलब आप कोई विकसित देश विकास कर रहा है और विकासशील देश विकास कर रहा है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, विकसित देश विकास कर चुके हैं, जितना उत्सर्जन करना था उन्हें कर दिया, अब विकासशील देश धीरे धीरे उत्सर्जन कर रहे हैं और विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ बात क्या बनती है कि जिसने पहले ज्यादा उत्सर्जन किया है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो ज्यादा सहायता करे विकासशील देशों को, पर लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे विकसित देश जो है अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम समान भार साझाकरण, कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी बनती हो उसकी उतनी मदद करनी चाहिए, ठीक है। सकारात्मकता में क्या देखें कि बढ़ी हुई प्रतिबद्धता, कैसे कि पहले की 100 बिलियन डॉलर, हम यहाँ पे जबरदस्ती का सकारात्मक होने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 बिलियन थे, अब तो देखो 300 दे दिए, तो कितनी अच्छी बात है, पैसे तो बढ़ा ही दिए ना, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये दिखाता है। दूसरी चीज क्या कि वैश्विक मान्यता, कैसे कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जलवायु वित्त के महत्व को पुष्ट करता है, कि यानी कि आप अगर इस चीज को वैश्विक मान्यता दे रहे हो, ठीक है, कि नहीं हम 300 बिलियन डॉलर देंगे, पर लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि अभी तक जितने वादे हुए हैं पैसे देने के, उतने उन वादों को पूरा नहीं किया गया, तो अब इस वादे पे हम कैसे विश्वास जताएं, राइट। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, नकारात्मक में क्या है, नकारात्मक में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अपर्याप्त मात्रा कि जो आप धनराशि फिक्स करके गए हो वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी चीज संरचनात्मक मुद्दे, जैसे कि निजी पूंजी पर निर्भरता बोल दिया कि आपने कि 300 बिलियन डॉलर है, सार्वजनिक और निजी दोनों देंगे, अब क्या भरोसा निजी देंगे या नहीं देंगे, है ना, पर लेकिन जो दायित्व बनता है पूरा वो तो सार्वजनिक का बनता है, तो इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, सार्वजनिक की आती है। फिर वही बात है कि एक पे बोझ बढ़ेगा तो पता नहीं वो जो धनराशि फिक्स हुई है वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, है ना, तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। अन्य उदाहरण में देखते हैं क्या कि जैसे कैनकन लक्ष्य को पूरा करने में विफलता हुई, जो मैंने बात की आपको कि अभी तक जो भी लक्ष्य फिक्स हुए उन पे कभी हमने पुष्टि की ही नहीं है, तो हम आगे कैसे विश्वास कर सकते हैं, है ना, कि 2020 में 100 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता को कभी पूरा नहीं किया गया। वहीं कोप 27 वित्तीय चुनौती, कैसे कमजोर देशों के लिए हानि और क्षति कोष तक सीमित प्रगति। तीसरा, ऋण बनाम अनुदान बहस, कैसे विकासशील देशों पर राजकोषीय बोझ बढ़ाने के लिए ऋणों के बारे में पिछली कोप बैठकों में इस तरह की चिंता उठाई गई, ठीक है। ये था अपना एनसीक्यूजी पूरा, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष में हम देखते हैं कि बातचीत को मजबूत करना,
है ना। और समान केंद्रित नीतियां कि जिसकी जितनी दायित्व बनता है उसको उतनी मदद करनी चाहिए। और वही नवीन वित्तीय तंत्र, एक नया वित्तीय तंत्र बनाओ, ठीक है, जो आपने फिक्स किया है उससे काम नहीं चलने वाला। एक यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, क्या बता रहा है कि वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए जलवायु न्याय संगत भार साझाकरण आवश्यक है, ठीक है, ये अपना कथन हो गया। इसका हमें मूल्यांकन करना है कि एनसीक्यूजी परिणाम किस हद तक समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों को संरेखित करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 150 वर्ड्स में आराम से। चलो, ये थी हमारी आज की न्यूज़ डिस्कशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।